हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द क्रूएल। आई होप आपको हमारा ये स्टोरी पसंद आ रही हो। और आपको एक और बात बताना चाहते हैं, ये स्टोरी लगभग थोड़ा सा चाइनीज़ होने वाली है। ठीक है, ये चाइनीज़ यानी चाइना के सभ्यता से रिलेटेड है और ये वहीं के कल्चर को भी हम इस स्टोरी में आपको दिखाएंगे कि वहाँ के कल्चर में कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये स्टोरी हमारे इंडिया से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी स्टोरी बाहर से रिलेटेड है। तो हम इसमें पूरे चाइना की जगहों के बारे में और वहीं की चीज़ों के बारे में भी सुनते रहेंगे। तो आप इसमें बहुत से ऐसे नाम आएंगे, बहुत सी जगहों के नाम आएंगे जिससे आप बिल्कुल भी वो मत करिएगा। वैसे तो ये पूरी तरीके से एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन फिर भी मैंने इस कहानी को पूरी तरीके से चाइना से रिलेटेड करके ही बनाया है। तो चलिए आगे मैं सुनाती हूँ आपको इस कहानी को। वीरा ने करण का सरप्राइज लुक देखा। उसने बात करने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि करण ने जल्दी से उसे चुप कराने के लिए कहा और अपने होठों पर उंगली रख दी। उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने अपनी हथेलियां एक साथ कर उससे याचना करने के लिए कहा, सॉरी यार, बॉस 3 दिनों से नहीं सोए हैं, प्लीज। 3 दिनों से नहीं सोया था? क्या ये उसके भागने की चिंता के कारण हो सकता है? पिछले 2 वर्षों में वीरा ने भागना नहीं छोड़ा था। ये समय समय से उसकी आज़ादी के सबसे करीब था, पर वो अंत में नहीं भागी। पहले आहान ने उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया लेकिन फिर भी उसने कभी भी उसे छुआ तक नहीं था। 3 दिन पहले उसने पहली बार ऐसा किया था। जैसे ही करण ने राहत की सांस ली, फोन से एक गड़गड़ाहट सी रिंगटोन पूरे लिविंग एरिया में गूंज उठी, जिससे सन्नाटा टूट गया। करण बेहद घबरा गया। उसने फोन को लगभग फेंक ही दिया था। उसने जल्दी से इसे बंद कर दिया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। शैतान जाग चुका था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जिसमें मानवता के कोई भी भाव नहीं थे। उसकी आंखें खंजर की तरह लग रही थी, जिसे देखकर करण का तो शरीर उसके जैसे रंग ही उड़ गए थे। वीरा भी समय सदमे में थी। आहान जब भी सोकर उठता था तो उसका मिजाज बिगड़ जाता था पूरी तरीके से। अगर वह अपनी नींद के दौरान परेशान हो जाए तो ये दुनिया के अंत के समान ही था। घबराते हुए वीरा ने तेजी से अपने हाथ फैलाए और उसके एक हाथ से आहान की आंखों को ढक लिया और दूसरे हाथ से उसके सिर को अपने कंधों से टिका दिया और अपनी उंगलियों से उसके कोमल बालों को सहलाते हुए कहा, सब ठीक है आहान, अब सो जाओ। 1 2 3 ऐसे। आहान नहीं हिला। थोड़ी देर के बाद वीरा ने आहान की आंखों को ढकने वाले हाथ को सावधानी से हटाया। वह आदमी चुपचाप अपनी आंखें बंद कर चुका था और फिर से गहरी नींद में सो गया था। आखिरकार करण का खून अब वापस नॉर्मल दिशा में बहने लगा था। वह अभी अभी लगभग गिर ही पड़ा था। उसने वीरा को थैंकफुल आंखों से देखा। वीरा पूरी रात इसी स्थिति में रही। उसे पता ही नहीं चला कि कब वह सोई। उठी तब सुबह हो चुकी थी और वो मास्टर बेडरूम में बड़े बिस्तर पे लेटी हुई थी। आहान रूम में नहीं था। वीरा ने आंखें मली और उठ के बैठ गई। जिस हाथ से उसने अपनी आंखों को रगड़ा था, उस पर आईलाइनर, फेक आईलैशेस और चमकदार आई शेडो लगा हुआ था। हर लड़की खूबसूरत दिखना चाहती थी और जानती होगी कि मेकअप के साथ सोने से त्वचा को नुकसान पहुंचता है, लेकिन इन पिछले 2 सालों में वीरा ने कभी भी सोने से पहले अपना मेकअप हटाने की हिम्मत नहीं की थी। इसके उल्टा अब सब वह जानती थी कि उसका भेष आहान पर काम नहीं कर रहा था, तो वह थोड़ा फ्री महसूस कर रही थी। वह आखिरकार फिर से अपनी तरह हो सकती थी। 17 साल की उम्र से ही वह अपने रियल भेष में कभी भी किसी को भी नहीं मिली थी। वह लगभग पूरी तरीके से भूल ही गई थी कि वह असल में कैसी दिखती थी। सबसे भयानक तो उसके शरीर के बने वो खूनी टैटूज थे। सौभाग्य से वह टैटू
से होने वाले दर्द से डरती थी, इसलिए उसने परमानेंट टैटूज बनवाने की शिवन्या की सलाह को खारिज कर दिया था। उसके सिर पे जो टैटू थे और जो शरीर में थे, उन्हें वे साबुन से धोया जा सकता था। वीरा ने ऊपर नीचे खोजा और अंत में उसे साबुन और अन्य कई चीजों से भरा एक बॉक्स भी मिल गया था। वे डिटर्जेंट और मेकअप रिमूवर और साथ ही कॉटन पैड और एक फेस आई मास्क, फेस पैक सब कुछ ले आई जो आहान ने उसे पहले बाथरूम में दिया था। उसने पहले अपने कानों में लगे भारी सोने के झुमके निकाले, फिर उसके गले में पहना डॉग चेन। इसके बाद उसने अपना मेकअप हटा दिया। अंत में उसने साबुन को बाथटब में डाला और अपने पूरे शरीर को उसमें भिगो दिया। ट्रांसफॉर्मेशन ये काफी गजब होने वाला है। साबुन की मदद से उसके शरीर पर लगे टैटू धीरे धीरे खुलने लगे थे। वीरा ने खुद को गर्म पानी में भिगोया और अपने चेहरे पर एक फेशियल मास्क भी लगाया और अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर ली। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो बाथटब का पानी पूरा काला और मैला सा हो गया था। जहाँ तक उसके शरीर की बात है, टैटू के नकाबपोश प्रभाव से उसके शरीर के अपने ओरिजिनल फॉर्म का आखिर खुलासा कर ही दिया, जिससे उसकी त्वचा टेम्परेरी टैटू जो बनवाई गई थी ना, उससे उसकी त्वचा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था, सिवाय कि वो बस अब हल्के लाल बर्थ मार्क्स की तरह ही लग रहे थे। बाकी उसका पर पूरा शरीर बिल्कुल एक जेड के टुकड़े की तरह ही बिल्कुल निर्दोष लग रहा था। उसकी त्वचा नम और नाजुक लेकिन बर्फ की तरह बिल्कुल साफ थी। पुनर्जन्म होने से पहले उसने जोश जोश में एक परमानेंट टैटू भी बनवाया था और वह टैटू उसके साथ पूरे 7 साल तक चिपका रहा। तो इन 7 सालों तक उसे पता नहीं था कि वो असल में कैसी दिखती थी। अब जबकि उसने अपना असली फॉर्म देख लिया तो वह खुद भी हैरान थी कि उसकी त्वचा कितनी अच्छी है। इसके अलावा वह वर्तमान में केवल 20 वर्ष की ही है, जिसकी उम्र में एक लड़की का रंग सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अपने चेहरे से मास्क हटाने के बाद वीरा ने बाथटब का गंदा पानी निकाल दिया और फिर से अपने शरीर को धोया। उसने फिर से एक बाथरोब पहन लिया और ड्रेसर के सामने बैठ गई। आईने में दिख रही लड़की की घनी पतली भौहें, ऊंची नाक और नाजुक होंठ थे। सबसे आश्चर्यजनक विशेषता तो उसकी आंखों की जोड़ियां थी, बिल्कुल शरद ऋतु की झील की तरह झिलमिलाती हुई सितारों की तरह। लंबे समय तक मेकअप से भारी इस्तेमाल करने की वजह से उसकी त्वचा काफी ज्यादा रूखी और डैमेज हो गई थी, लेकिन मॉइस्चराइजिंग फेशियल मास्क ने उसे अपने शरीर की त्वचा को जवां रहने में वापस से मदद की। हालांकि वीरा जानती थी कि यह केवल अस्थायी है। अन्य सभी सौंदर्य प्रक्रियाओं की तरह ही फेशियल मास्क भी केवल थोड़े समय की ही उसकी त्वचा को स्थिर को बनाए रख सकता है। विशेष रूप से फेशियल मास्क इमरजेंसी के लिए होते हैं, जो किसी भी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से या जड़ से ठीक नहीं कर सकते, बल्कि एक टेम्परेरी सॉल्यूशन की तरह ही है। उसके चेहरे की त्वचा को पूरी तरीके से ठीक होने के लिए उसे अभी भी और अधिक देखभाल की आवश्यकता पड़ेगी। हेयर सलून में उसने जो अपमानजनक हेयर कलर किया था, वह भी धोने के बाद अपनी मूल स्थिति में वापस आ गए थे। उसके लंबे बाल जो उसकी कमर तक पहुंच रहे थे, वो बिल्कुल इंक की तरह काले थे और वीरा ने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। पहले उसने अपने लंबे बालों को काट दिया था, जो उसके लिए बहुत कीमती थे, लेकिन अब जब उसके पास सब कुछ वापस आ गया था तो वीरा बहुत खुश थी कि उसने जो खोया था उसे वापस पा लिया था। उसने लकड़ी की कंघी ली और अपने खूबसूरत बालों को धीरे धीरे से कंघा करने लगी। बाल सुखाने के बाद वीरा ने अजीबोगरीब कपड़ों से भरी अलमारी को देखा और काफी परेशान हो गई।
इसे भूल जाओ। मैं 3rd फ्लोर के क्लोजेट रूम में जाऊंगी और वहां से एक सेट लेकर आऊंगी। यह पुनर्जन्म का इतना रेयर चांस है, तो मैं इससे खुद को अनकंफर्टेबल क्यों करूं? 3rd फ्लोर एक पूरी अलमारी थी। अंदर ऐसे लोग थे जिसे आहान की उनकी अलमारी सामान और बैग से साथ मदद के जितने भी सामान होते हैं ना, उसे हर चीज़ों से भर रखा था। हालांकि उसने इसमें से किसी भी चीज़ को कभी भी छुआ नहीं था, लेकिन 7 सालों तक उस अलमारी के सभी सामान को हमेशा ट्रेंड में ही रखा जाता था। नीचे डाइनिंग एरिया में आहान आराम से कॉफी पी रहा था। नींद पूरी ना होने की वजह से उस आदमी की आंखों के चारों ओर काले घेरे काफी गहरे हो गए थे, लेकिन आज जो कि आहान की नींद पूरी हुई थी, इसलिए वो काफी अच्छे मूड में लग रहा था। वहीं शौर्य ने अपने भाई की ओर ऐसे देखा जैसे ऐसी दृष्टि से कि उसके आकाश बिल्कुल विभाजित हो गया है और कड़वी घृणा और साथ ही आक्रोश की अभिव्यक्ति थी। उसने कहा, भाई, आपकी स्टेटस और हाई लुक्स और बॉडी के साथ साथ आपने कभी सोचा है कि आपके साथ किस तरह की औरत जचेगी? आपको अपने साथ इस तरह क्यों नीचा दिखाना चाहते हैं? नीचे जाते समय वीरा ने शौर्य की बातें सुनी। शौर्य ने जो कहा वह इतना जाना पहचाना क्यों था? ये ठीक है अगर आप क्यूरियस हैं और आप कुछ अलग स्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन 2 साल हो गए हैं भाई, अब मैं और नहीं सह सकता। शौर्य अभी भी अपने भाई को घूर रहा था जब लापरवाह और काफी ज्यादा असावधान आहान ने अचानक अपनी निगाहों को ऊपर की ओर किया, तो शौर्य ने भी आहान की नजरों का पीछा करते हुए ऊपर की ओर देखा। उन्हें ऊपर खड़ी एक लड़की दिखाई दी। उसकी खूबसूरती उस दुनिया के परे थी। दुबले पतले शरीर वाली एक प्योर वाइट ड्रेस में खड़ी वह लड़की जिसकी कमर तक लंबे बाल थे, उसकी निगाहें मोहक थी और उसकी बर्फ सी त्वचा बिल्कुल एक खूबसूरत फूल की तरह लग रही थी। वह वास्तव में एक नेचुरल ब्यूटी थी। ये लड़की वाकई में अविश्वसनीय रूप से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। आहान जैसे क्रूर व्यक्ति भी उसकी आभा से खुद को बचा नहीं सका। जब तक वीरा डाइनिंग टेबल पर गई, तब तक शौर्य अवाक रह गया था। वीरा ने खाने की मेज को स्कैन किया। आमतौर पर वह हमेशा आहान से सबसे दूर वाली सीट पर बैठती थी, पर इस बार उसने ध्यान से सोचा और उसके बगल में सीट ले ली। यह देख के कि लड़की वास्तव में उसके बगल में बैठी थी, आहान ने भी उसे अपनी आंखों में एक चमक के साथ देखा। आप जितना कम बात करेंगे उतनी कम गलतियां भी करेंगे। इस रूल को फॉलो करते हुए वीरा चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। जिस क्षण से वह उठी थी, उससे सब घूरने लगे। वह खुद भी अपने अचानक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी काफी असहज महसूस कर रही थी। उसे जानना था कि उसके नए रूप के बारे में आहान क्या सोचता है। वैसे भी क्योंकि उसे उसके भयानक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों ना वो डॉल की तरह रेडी होकर खुद में अच्छा फील करे। वीरा ने मन ही मन सोचा और आराम से ओट्स खाने लगी। अचानक एक पतली उंगली उसके चेहरे पर पहुंच गई। वीरा टेंस हो गई, उसका पूरा शरीर जम गया। फिर इस उंगली ने वीरा के बालों को उसके कान के पीछे कर दिया, जो लगभग ओट्स में गिर रहे थे। अब आहान कैजुअली कुर्सी पर लीन हो गया और गौर से वीरा को देखने लगा। वीरा ने राहत की सांस ली और अपने बालों को दोबारा गिरने से रोकने के लिए जल्दी से अपने हाथों का इस्तेमाल किया। तभी शौर्य आखिरकार उत्साह से हाँफते हुए कहता है, नाइन ब्रदर, आपने फाइनली इस बारे में सोच लिया। आपको पहले से ही ऐसा कोई मिल जाना चाहिए था, तो आखिरकार आपने उस लड़की को निकाला क्यों नहीं? वीरा, निकाला नहीं? सौरभ ने यह भी कहा, ओह, आपने बिल्कुल ठीक किया और वह काफी बदसूरत औरत थी। वीरा, बदसूरत औरत? सौर्य ने कहा,
हालांकि वीरा 2 साल पहले इतनी बुरी भी नहीं दिखती थी। जब तुम दोनों का शुरू हुआ था वे मोटी थी, वे कम से कम 150 पाउंड की थी। वीरा, नॉनसेंस, मैं क्लियरली 140 पाउंड की ही थी। भले ही मैं लालची थी और टीनेज में मेरा वजन काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा, पर मेरा वजन कभी भी 140 के अधिक नहीं हुआ था। ठीक है नाइन ब्रदर, पता नहीं आपने उसमें क्या देखा था। आप एक फैटी के प्यार में क्यों पड़ गए थे? वीरा, फैटी? असल में वीरा ये सारी बातें अपने मन में कह रही थी। जब वीरा इसे और नहीं सह पाई तो कोई भी औरत खुद को मोटी कहलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वैसे ही वीरा ने अचानक चम्मच को टेबल पर जोर से पटका और आवाज आई, बूम। उसकी आंखें शौर्य को खंजर की तरह देख रही थी। वह कहती है, शौर्य, तो क्या हुआ अगर मैं 150 पाउंड की भी थी तो क्या हुआ अगर मैं मोटी हूँ? ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारा खाना खाया। आई होप आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो। इस स्टोरी के आगे के पार्ट्स को सुनने के लिए स्टोरी को बहुत सारा प्यार दीजिए, तभी मैं स्टोरी के आगे के पार्ट्स आपके पास लेकर आऊँगी। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ रही हो और आप इस स्टोरी से खुश हों। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली एक नोवेल है जो कि चाइनीज़ में है। मैं इसे हिंदी ट्रांसलेट के ज़रिए आपके पास लेकर आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस नोवेल का जो चाइनीज़ है उसका मतलब नेम अगर आपको मेंशन करूं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं पहली बार अपनी खुद की स्टोरी नहीं बता रही हूँ, मैं एक नोवेल है उसी स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसका हिंदी वर्जन कहीं पे भी नहीं है।